चलिए जानते हैं देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 20 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पार्टियों के बीच एक दूसरे पर निशाना साधने का दौर जारी है। खराब मौसम के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूपी के बिजनौर में रैली कैंसिल होने को लेकर राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी ने बीजेपी पर हमला बोला। यूपी चुनाव में जयंत की पार्टी का अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के साथ गठजोड़ है। मेरठ कंटोनमेंट में एक रैली को संबोधित करते हुए जयंत चौधरी ने कहा, बीजेपी ने पहले बिजनौर में बेहतर बिजली और विकास का वादा किया था। यदि पीएम आज वहां जाते तो लोग सवाल पूछते, इसलिए अचानक बीजेपी का मौसम खराब हो गया। उत्तर प्रदेश का सियासी पारा चढ़ चुका और भारतीय जनता पार्टी हर रोज समाजवादी पार्टी पर गुंडागर्दी को बढ़ावा देने का आरोप लगा रही। बीजेपी के आरोप पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोमवार को सहारनपुर में जबरदस्त पलटवार किया और कहा कि जिन्हें कानून व्यवस्था को तोड़ना है वह सपा को वोट ना दे। एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, किसी मुख्यमंत्री ने जेल में जाकर किसी माफिया के साथ कॉफी चाय बिस्किट नहीं खाया होगा। उत्तर प्रदेश के बाबा मुख्यमंत्री बनारस की जेल में माफियाओं के साथ बैठकर कॉफी बिस्किट और नमकीन खाया। अखिलेश यादव ने कहा, आप खुद पता कर लीजिए, सपा पर आरोप लगाना और झूठ मुकदमे लगाना आदत है, सब पर झूठे मुकदमे लगा रहे। अखिलेश ने कहा, जिन्हें कानून व्यवस्था को तोड़ना है वह सपा को वोट ना दे। कानून व्यवस्था को लेकर जो हमें ठोस कदम उठाने पड़ेंगे वो उठाएंगे। मैनिफेस्टो में पुलिस को और मजबूत बनाने के लिए अहम ऐलान होंगे। उत्तर प्रदेश में होने वाले 7 चरणों के विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण की वोटिंग 10 फरवरी को होगी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अब तक सत्ता पक्ष और विपक्ष ने प्रदेश की जनता को अपने संकल्प पत्र और घोषणा पत्र के माध्यम से यह जानकारी ही नहीं दी कि वह किन मुद्दों पर और किस विजन के साथ अगले 5 साल सरकार में रहेंगे। इस लेटल तीफी को राजनीति के जानकार राजनीतिक दलों की लापरवाही मानते हैं। वह कहते हैं कि लोकतंत्र के लिए यह रवैया मुफीद नहीं मानते। उनका कहना है कि ईमानदारी से बताए जाने वाले संकल्प पत्र या घोषणा पत्र सरीखे वायदे जनता को मतदान से महीनों पहले पता होना चाहिए ताकि उसके आधार पर वोट किया जा सके। पंजाब विधानसभा चुनाव में इस बार अमृतसर ईस्ट सीट चर्चा में है। शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया अमृतसर ईस्ट सीट से पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ चुनाव लड़ने जा रहे हैं। पंजाब की राजनीति में इन दिनों काफी उथल पुथल देखने को मिल रही। एक और जहां कांग्रेस के चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने के बाद पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के बगावती सुर फिर से सुनाई दे रहे हैं। इधर बिक्रम सिंह मजीठिया ने सिद्धू की एक सीट से चुनाव लड़ने की चुनौती स्वीकार करते हुए पंजाब विधानसभा चुनाव में लोगों की उत्सुकता में इजाफा कर दिया। मजीठिया ने अपनी गढ़ रही सीट मजीठिया को छोड़कर अमृतसर ईस्ट सीट से चुनाव का फैसला किया। मजीठिया से पहले अब मजीठिया की पत्नी चुनाव लड़ने जा रही। यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव के चलते सभी राजनीतिक पार्टियां जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटी है। वहीं लगभग सभी सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका। इस बीच पल्लवी पटेल केशव प्रसाद मौर्य के सामने चुनाव लड़ने को तैयार हो गई और मंगलवार को वह अपना नामांकन दर्ज करेगी। दरअसल पिछले कुछ दिनों से सूबे में चर्चा का माहौल था कि पल्लवी पटेल को जब से समाजवादी पार्टी ने उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य के सामने उम्मीदवार बनाया तब से ये कयास लगाया जा रहा है कि हो सकता है वह इस सीट से चुनाव ना लड़े। ये भी खबरें आई है अपना दल से सपा का गठबंधन टूट गया। इस पर एनडीटीवी से खास बातचीत करते हुए पल्लवी पटेल ने चल रही तमाम चर्चाओं पर विराम लगा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 7वें चरण में चुनाव है। बीजेपी ने बनारस के 8 सीटों में से 6 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए, जिनमें नए चेहरे नहीं बल्कि पुराने चेहरों पर ही भरोसा जताया गया और पार्टी ने अपने पुराने विधायकों को ही फिर से टिकट दिया है।
अभी कांग्रेस ने 1 सीट और समाजवादी सुभाष सपा गठबंधन ने 1 सीट पर अपने प्रत्याशी घोषित किए। बाकी अभी प्रत्याशियों की घोषणा होनी बाकी है, लेकिन बीजेपी उन्हीं चेहरों को फिर से मैदान में उतारने को लेकर राजनीतिक दिलचस्प हो गई। समाजवाद पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश ने आज चुनाव आयोग ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया जिन्होंने कथित तौर पर एक मतदाता को अपना वोट बदलने के लिए मजबूर किया था। यही नहीं, अखिलेश ने अपनी पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से मतदान के दौरान सतर्क रहने का आग्रह किया। एक दिव्यांग व्यक्ति ने आरोप लगाया कि रविवार को फतेहाबाद में मतदान के दौरान उन्हें बीजेपी को वोट देने के लिए मजबूर किया गया, लेकिन वह दूसरी पार्टी को वोट देना चाहता था। बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव के लिए रविवार को आगरा में दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं के लिए मतदान की प्रतिक्रिया पोस्टल बैलेट पेपर के जरिए हुई थी। मामला उसी समय का बताया जा रहा। सोमवार संसद के बजट सत्र के छठे दिन राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने AIMI चीफ असदुद्दीन अवैसी के काफिले पर हुए हमले को लेकर बयान दिया। उन्होंने विस्तार में अवैसी के काफिले पर हुए हमले की जानकारी दी और यह भी बताया कि अवैसी को जेड श्रेणी की सुरक्षा दी गई। गृह मंत्री अमित शाह राज्यसभा में बयान देते हुए कहा कि 3 फरवरी को शाम 5:20 में मेरठ से जनसंपर्क करके दिल्ली लौट रहे थे। जब उनका काफिला छिजारसी टोल प्लाजा से गुजर रहा था, तब उनके काफिले पर 2 अज्ञात लोगों ने गोली चलाई। इस घटना में अवैसी सुरक्षित बच गए, लेकिन वाहन के निचले हिस्से में 3 गोलियां के निशाने दिखे हैं। इस घटना को 3 गवाहों द्वारा देखा भी गया। गोवा विधानसभा चुनाव से पहले प्रियंका गांधी वाड्रा सोमवार को गोवा पहुंची। यहां उन्होंने साउथ गोवा के नुवेम में एक कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा, यह चुनाव न केवल राजनीतिक दलों के लिए है, बल्कि गोवा के भविष्य के लिए भी महत्वपूर्ण है। यह राज्य संस्थानों, प्राकृतिक सौंदर्य और कौशल में समृद्ध है, लेकिन इसकी एक सबसे बड़ी समस्या भी है और वह है बेरोजगारी। आज देश में दूसरी सबसे ज्यादा बेरोजगारी यही है। कर्नाटक में शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने को लेकर बढ़ते विवाद के बीच आखिरकार कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई का बयान भी सामने आया। उन्होंने मामले की हाईकोर्ट में सुनवाई से पहले लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। साथ ही कहा कि सरकार कोर्ट का आदेश आने के बाद आगे के कदम उठाएंगे। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया कि जब तक इस मामले में कोर्ट का आदेश नहीं आता, तब तक सभी शिक्षण संस्थानों को सरकार की ओर से यूनिफॉर्म को लेकर जारी किए गए नियम अनिवार्य रूप से मान्य होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा में सुपर टेक एमराल्ड कोर्ट के 2 40 मंजिला टावरों को 2 हफ्ते में गिराने का निर्देश दिया। कोर्ट ने नोएडा सीईओ को 72 घंटे के भीतर सभी संबंधित एजेंसियों की बैठक बुलाने का निर्देश दिया, ताकि ट्विन टावरों को गिराने के लिए कार्यक्रम को अंतिम रूप दे सके। अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाके में हुए हिमस्खलन में सेना के 7 जवान चपेट में आ गए। आधिकारिक सूत्रों ने दिल्ली में बताया कि उनकी तलाश व बचाव का अभियान जारी है। हिमस्खलन की यह घटना राज्य के कमेंट सेक्टर के ऊंचाई वाले इलाके में हुई। लापता जवान रविवार को गश्त कर रहे एक सैन्य दल का हिस्सा थे। तभी हिमस्खलन की यह घटना राज्य के कमेंट सेक्टर के ऊंचाई वाले इलाके में हुई। लापता जवान रविवार को गश्त कर रहे एक सैन्य दल के हिस्सा थे, तभी हिमस्खलन होने से वे उसकी चपेट में आ गए। एक सूत्र ने बताया कि जवान की तलाश व बचाव का काम जारी है। विशेषज्ञों की टीम को विमान से मौके पर भेज दिया गया, ताकि बचाव कार्य में उनकी सेवाएं ली जा सके। इलाके में मौसम खराब है और पिछले कुछ दिन से लगातार बर्फबारी हो रही, इसलिए बचाव कार्य पर भी असर पड़ रहा। इससे आगे की खबर को जानने के लिए जुड़े रहे हमारे राइट न्यूज के साथ। जय हिंद।